मॉर्निंग माय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं गौरव कुमार सिंह आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक पे हम लोगों ने पढ़ा था गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ डिफिनीशन के बारे में, उसके बाद से चिन्ह परिपाटी के बारे में। आज का जो हम लोग का डिस्कशन रहेगा स्टूडेंट्स, वो रहेगा गोलीय दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब बनाने का नियम। यानी जो गोलीय दर्पण हमारे होते थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उससे जो प्रतिबिंब बनाने के जो नियम होते हैं वो कौन कौन से नियम हैं, उस नियम को हम पढ़ेंगे। इस नियम को पढ़ने के बाद अब इसमें हम 3 नियम पढ़ते हैं। प्रतिबिंब बनाने के नियम में 3 नियम पढ़ते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी रे डायग्राम आपको बना के हम समझाते हैं। तो जैसे कहा गया कि जो प्रतिबिंब बनाने के जो नियम होते हैं वह नियम यहाँ पे आपको लिख के दिखाया गया है। अब इसको हम रे डायग्राम से समझाते हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, पहली बात। दूसरी बात, अब इसी प्रतिबिंब बनाने के नियम को हम लेके उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करेंगे और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, कैसा बनता है। अब इसके बाद से हमारा वो डिस्कशन रहेगा। तो पहले तो हम ये जाने कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके क्या नियम है। तो देखो, क्लास 12th वाले बच्चे तो इसको पढ़ के आए होंगे, उन्हें पता होगा। एक बार उनका रिवीजन भी अच्छे से हो जा रहा है और 10th वाले बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। तो जैसे पहले में कहा गया है कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, एक अवतल और दूसरा उत्तल। तो हम पहले दोनों बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, हमने एक बना लिया अवतल दर्पण को, जिसका ऊपर का सतह कैसा होता है, पॉलिश किया हुआ। और एक हमने बना लिया उत्तल दर्पण, जिसका अंदर का सतह कैसा हो गया, पॉलिश किया हुआ हो गया। ठीक, तो 2 हो गए हमारे। एक हमारा हो गया, कौन सा है ये, अवतल दर्पण के बारे में बात किया जा रहा है, ये अवतल दर्पण के बारे में है। और दूसरा फिगर हमारा उत्तल दर्पण के बारे में है, उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक, तो ये दोनों हमारे किसके भाग हो गए, गोलीय दर्पण के हो गए। क्लियर मेरी बात। अब कहता है कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर। अब इसका मुख्य अक्ष बना लेते हैं। तो यह रेखा हमारा इसका मुख्य अक्ष बताएगा और यह रेखा इसका मुख्य अक्ष बताएगा। क्लियर है। अब कहता है कि जिस पॉइंट पे यह गोलीय दर्पण को काटता है वह पॉइंट दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। क्लियर है इतनी मेरी बात। अब क्या कहता है, देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। तो मुख्य अक्ष हमारा यही है, मुख्य अक्ष यही है। तो अब मुख्य अक्ष के समांतर, यानी अगर यह मुख्य अक्ष है तो ये सारी रेखाएं जो होती हैं, चाहे नीचे से चाहे ऊपर से, ये सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी उसके पैरेलल में रेखाएं जो आती होंगी। तो देखो, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा कौन सा किरण होता है, आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण। और ये भी हमारा क्या है बच्चों, आपतित किरण है। तो अब कहता है, देखो, पहला नियम क्या कहता है इसमें कि जब प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अब दर्पण पर जब टकराएगी तो यहाँ से परावर्तित होगी परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है, लेकिन किसमें, अवतल दर्पण में। तो देखो, जब इस दर्पण से यह टकराएगा तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से होकर यह गुजरता है उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस, जिसको हम कहते हैं कैपिटल F से। तो वही इसमें कहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है वह परावर्तित होकर इस मुख्य अक्ष के फोकस F से होकर गुजर जाती है। तो यह हमारा हो गया क्या,
फोकस एफ से होकर गुजर गया। आगे क्या कहता है कि अब ये भी तो हमारा परावर्तन के नियम से परावर्तित होगा। तो देखो यह आपतित किरण है, परावर्तक तल है, तो इससे जब परावर्तित तो होगा तो इधर कहीं ऐसे वापस जाएगा, लेकिन इसको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यह मुख्य फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो आगे वही कह दिया है, तथा मुख्य फोकस से होकर आती हुई, देखो मुख्य फोकस से होकर आती हुई, जो तीर का डायरेक्शन बता रहा है किधर से बता रहा है, फोकस से ही होते बता रहा है, तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि उत्तल दर्पण में ये होता है। तो देखो इस मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण है, जब दर्पण पे परावर्तित होती है तो फोकस एफ से होकर गुजरती है। ये भी आपतित किरण जब दर्पण से टकराती है तो परावर्तित होकर उसी माध्यम में जाती है, और जब उसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह फोकस एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसका डायग्राम क्या बताता है कि यह फोकस की ही दिशा से प्रतीत होता है कि आता है। तो पहला चीज तो हमारा ये हो गया, ठीक। अब दूसरा देखो क्या कहता है, दूसरा पॉइंट भी हमारा सेम चीज है, इसमें भी हमारे उत्तल और अवतल ही होंगे। तो देखो गोली दर्पण के फोकस बिंदु से, तो यहाँ पे भी हम दो डायग्राम बना लेते हैं। एक हम बना लेते हैं अवतल के लिए और दूसरा हम बना लेते हैं उत्तल के लिए। अब इन दोनों का हम क्या ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम कहते हैं मुख्य फोकस। क्लियर है, ठीक। तो ये हमारा हो गया अवतल और ये हमारा हो गया उत्तल के। तो देखो अब इसमें क्या कहता है कि गोली दर्पण के फोकस बिंदु से, अब फोकस बिंदु देखो यही हमारा क्या है, फोकस बिंदु है, और इस पे हमारा यही क्या था, फोकस बिंदु था, ठीक। अब देखो कहता है क्या कि गोली दर्पण के फोकस बिंदु से होकर आने वाली आपतित प्रकाश की किरणें, पहले हम बात करेंगे किसमें, अवतल दर्पण में। तो देखो इस फोकस एफ से एक प्रकाश की किरण आती है जिसको हम कह देते हैं आपतित प्रकाश की किरण। तो ये हो गया हमारा आपतित किरण, ठीक, जो फोकस एफ से होते हुए जाती है। तो जब फोकस एफ से होकर जाती है और दर्पण पर पहुंचती है तो दर्पण से टकराने के बाद यह क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी यह हमारा कौन सा किरण है, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। तो देखो सेकंड में हमारा यही कहा है कि गोली दर्पण के फोकस बिंदु से, गोली दर्पण के फोकस बिंदु से आने वाली आपतित प्रकाश की किरण, आने वाली आपतित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में क्या होता है आगे, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हम पढ़ लिए अवतल दर्पण में कि जब भी कोई प्रकाश की किरण फोकस एफ से होते हुए आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब हम उसी को देखते हैं उत्तल दर्पण में। तो देखो उत्तल दर्पण में क्या कहा है कि फोकस बिंदु की ओर जाने वाली, अब फोकस बिंदु की ओर जाने वाली, देखो इस डायग्राम में यही ना हमारा रेखा कहाँ जा रहा था, फोकस एफ पे मिल रहा था, यानी अब यह रेखा हमारा किसको बताएगा, आपतित किरण को। तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा था, ये परावर्तित था, ठीक। अब यहीं पे जो ये परावर्तित है, अब इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा। तो देखो अब यह जो रेखा है, यह रेखा हमारा क्या हो जाएगा, आपतित किरण, और यही रेखा जब पीछे की तरफ हम बढ़ाते हैं तो कहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है, फोकस एफ पे होता है। तो जब यह दर्पण पर टकराता है तो टकराने के बाद यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। तो यह हमारा हो गया परावर्तित किरण और यह हमारा हो गया आपतित किरण, आपतित किरण। देखो यही फिगर है, बस किया क्या है कि जो परावर्तित किरण है उसको कह दिया कि जब आपतित किरण बनेगा तो वह क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। जस्ट इसी का अपोजिट यहाँ पे दिखा रहा है। तो
यह हो गया हमारा कब के लिए कि जब फोकस से कोई आपतित प्रकाश की किरण आएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया प्रतिबिंब का दूसरा नियम। अब जो प्रतिबिंब का तीसरा नियम है वो क्या कहता है, देखो गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से, तो यहाँ पे भी दो फिगर बना लेते हैं। एक हम बना लेते हैं अवतल के लिए और दूसरा बना लेते हैं उत्तल के लिए। ठीक, तो अब हमने एक को बना लिया अवतल और दूसरे को बना लिया उत्तल। तो अब देखो क्या कहता है कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, तो गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से देखो मान लेते हैं ये पे हमारा क्या है, वक्रता केंद्र सी है और इसका यहाँ पे कहीं वक्रता केंद्र सी है। तो क्या कहता है कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। देखो जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट आती है। यानी अगर कोई प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात परावर्तित होकर उसी मार्ग से वापस लौट आती है, यानी जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से लौट आती है। तो यह परावर्तन के नियम से होता है। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि जिस मार्ग से जा रही है उस मार्ग से वापस लौट आ रही है। किसमें हो गया हमारा, अवतल दर्पण में। अब यही चीज हम किसमें देख लेंगे, इस उत्तल दर्पण में। तो अब यह जो रेखा है तो जैसे जाती है वैसे परावर्तित होकर वापस लौट आती है, और इसको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यह कहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है, वक्रता केंद्र सी पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो देखो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो यह जो तीन टाइप्स होते हैं, यह तीन टाइप्स हमारे बताते हैं गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम को। अब इसी नियम का हम उपयोग करके वस्तु की स्थिति को हम क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। तो जब वस्तु की स्थिति परिवर्तित होगी तो प्रतिबिंब की भी स्थिति परिवर्तित होगी, और जब प्रतिबिंब की स्थिति परिवर्तित होगी तो उसके स्थिति आकार में भी परिवर्तन होगा। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद से कि गोली दर्पण से जो प्रतिबिंब बनाना होता है उसको कैसे बनाया जाता है। तो अब इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद से हम फिर इरेज करें और इरेज करके फिर अगला टॉपिक शुरू करें। तो मेरी बात इतनी समझ में आ गई होगी कि क्या क्या इसमें कहा गया है। इसको एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। कहीं से कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आप लोगों को बताया जाएगा। अब इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब इसको हम इरेज करते हैं। तो वो समझ में आ गया कि गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के क्या क्या नियम है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, देखिए दिया कि गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो गोली दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो पहले हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के लिए कि वस्तु की स्थिति में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की आकार क्या होगी और प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट बनाया गया है और यह चार्ट आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दिया गया है, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे कहा क्या है, देखो कि पहला कॉलम हमने बनाया है क्रम संख्या, दूसरा कॉलम है वस्तु की स्थिति, तीसरा कॉलम है प्रतिबिंब के लिए, और इस प्रतिबिंब में हमारा है स्थिति, आकार और प्रकृति है। ठीक, प्रतिबिंब में क्या है, स्थिति, आकार और प्रकृति है। तो जब आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उस न्यूमेरिकल में आपको पूछ देता है कि उस दर्पण की स्थिति क्या होगी, उसकी आकार क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी
स्पष्ट कीजिए। तो यही जो यहाँ पे पढ़ा जाएगा, यही चीज आपको वहां पे अब लिख देना है कि स्थिति कैसी होती है, उसकी क्या कहते हैं आकार कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी। तो ये सब चीज आप अब यहाँ से समझेंगे। तो ये चीज हाई स्कूल वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, और इंटर वालों के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आगे इंटर में पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, दूरदर्शी के बारे में, तो वहाँ पे इस चीज की बहुत नेसेसरी पड़ता है, मतलब ये सब चीज वहाँ पे जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो दोनों क्लास के बच्चे, 10th और 12th वाले दोनों क्लास के बच्चे इसको देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो कहा गया है कि जब पहली कंडीशन में हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ये हम किसके लिए बात करेंगे, सारे अवतल दर्पण के लिए बात करेंगे। तो क्या कहा गया है कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तब उस समय क्या होता है प्रतिबिंब के स्थिति में। तो देखो हमने एक अवतल दर्पण बनाया है यम डैश, इस पे हमने एक मुख्य अक्ष ड्रा कर दिया है। अब कहता है इस मुख्य अक्ष से अनंत दूरी पर एक वस्तु रखी है ए बी, अनंत दूरी पर क्या रखी है ए बी, यानी इतनी दूरी पर है कि वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। अनंत का मतलब क्या है, बहुत दूर, जिसका कोई अंत ना हो। तो अनंत पर रखी अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह उसके मुख्य अक्ष के फोकस पर बनता है। याद रखिएगा कि जब भी वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब जो बनेगा मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस पर बनता है, और साथ ही साथ जब वस्तु अनंत पर रखी है तब जो वस्तु बनता है वह वस्तु क्या होता है, बहुत छोटा, जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, बहुत छोटा होता है। यानी जब भी वस्तु अनंत पर होगी तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, अत्यंत छोटा होगा। और प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और उसकी प्रकृति कैसी होगी, देखो ऊपर रहता तो हम कह देते हैं सीधा है, क्योंकि वस्तु भी ऊपर है, तो वस्तु के अपोजिट निकलना है, यानी ये प्लस है वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ निकल रहा, माइनस में, तो यानी वस्तु की क्या है, अपोजिट है, तो हम प्रकृति में क्या लिख देंगे, उल्टा है। अब प्रतिबिंब हमारा कैसा है, वास्तविक है कि आभासी है। तो देख लो अगर इस दर्पण के पीछे बनता है तो हम कह देते कि आभासी है, चूंकि दर्पण के सामने बन रहा है तो हम कह देंगे कि कैसा है, वास्तविक है। जब भी दर्पण के आगे बनेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी होगा। तो दर्पण के आगे बन रहा है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। तो वही यहाँ लिखा गया, देखो जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब का जो स्थिति होगा उसके फोकस पे होगा, और जो प्रतिबिंब का साइज होगा वह वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, बहुत छोटा होगा, और जो उसकी प्रकृति होगी उल्टा तथा वास्तविक होगा। कभी भी जब आपको ऑब्जेक्ट अनंत पे कह देता है न्यूमेरिकल में तो सीधे कह दीजिएगा कि प्रतिबिंब कैसा होगा, उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा हो गया। ठीक है, ये हमारा जो पहला केस, यहाँ पे मैंने 1 नंबर लिख दिया है, यहाँ 1 नंबर का फिगर बनाया गया है। अब ऐसे हम फिर आगे चलते हैं सेकेंड पोजीशन पे। अब सेकेंड पॉइंट कहता है कि अगर वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, अगर ऑब्जेक्ट हमारी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, यानी ये अनंत हो गई और ये हमारा रेडियस हो गया, अब इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो देखो एक हमने अवतल दर्पण बनाया यम डैश, इसका एक मुख्य अक्ष ड्रा कर दिया, इसका फोकस हो गया, या इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो अब कहता है कि जब वस्तु है वह वक्रता केंद्र और अनंत के कहीं बीच में रखी हो तब उस समय क्या होगा, देखो अब ये वक्रता केंद्र है और ये इधर इनफाइनाइट रेखा है, तो इनफाइनाइट रेखा और वक्रता केंद्र कहीं में यह बीच में रखा गया है। तो जब बीच में रखा गया है तो जो इसका प्रतिबिंब बनता है वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। देखो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो उससे जो प्रकाश की किरणें चलती हैं यानी वस्तु से, वह दर्पण से परावर्तित होकर जब फोकस से गुजरती हैं तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर यह एक दूसरे को काटती हैं, और जहां पर काटती हैं वही वस्तु की क्या होती है, प्रतिबिंब होती है। तो देखो
जब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। देखो वक्रता केंद्र और फोकस इन दोनों के बीच में हमारी क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है। और उसके आगे पूछा जाएगा कि इसका आकार क्या होगा, तो इसका आकार क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा। वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, छोटा। जैसे जैसे वस्तु हमारा दर्पण की ओर आएगा वैसे वैसे ही प्रतिबिंब बड़ा बनते जाएगा, और जैसे जैसे प्रतिबिंब से दूर होगा, सॉरी दर्पण से दूर होगा, वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। तो इतना कॉन्सेप्ट में रखिएगा। तो दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब वस्तु होगी तब जो प्रतिबिंब बनेगा वह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, और यह प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। और जब प्रकृति की बात की जाएगी तो वस्तु के सापेक्ष उल्टा तथा वास्तविक होता है। देखो ये भी दर्पण के आगे ही बन रहा है तो कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब तीसरे बात पे है, तीसरा कहता है कि अगर वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर ही हो यानी सेंटर पर ही हो, तो जब भी कोई वस्तु सेंटर पे होगी तो उसका प्रतिबिंब भी वहीं पे बनेगा, सेंटर पे ही बनेगा, और न वस्तु से बड़ा होगा न वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब की जो आकृति होगी वह वस्तु के बराबर होता है। देखो यहाँ पे कहा गया है कि जब वक्रता केंद्र पर होगा, तो जब वक्रता केंद्र पर हमने ए बी वस्तु रखी थी, तो जब इससे प्रकाश की किरणें चली थी, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से आई हैं, तो यह वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे ही उससे बिंदु पर मिली है। तो जितना वस्तु की ऊंचाई होती है उतना ही प्रतिबिंब की भी ऊंचाई होती है। और अगर इसके प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति में क्या हो जाएगा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा तथा वास्तविक। देखो सारे दर्पण के आगे बन रहे हैं तो सब क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे, और ऊपर की बजाय किधर बन रहा है, नीचे, तो वस्तु पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र पर के लिए। ठीक। अब चौथा था कि अगर वस्तु हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। देखो चौथा फिगर है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, तो जब भी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हम वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर बनता है। यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो वही यहाँ कहा गया है कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में जब वस्तु रखी होगी तब उस प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। यानी वक्रता केंद्र और अनंत वाली रेखा के कहीं बीच में हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा होता है, यह वस्तु से बड़ा होता है। देखो हमने कहा जैसे जैसे दर्पण के नजदीक जाएंगे तो प्रतिबिंब उसका कैसा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। तो वही यहाँ लिख दिया गया कि वस्तु से क्या हो गया, बड़ा हो गया। और प्रकृति कैसी हो जाएगी, उल्टा तथा वास्तविक। देखो ऊपर वस्तु है, नीचे हमारा प्रतिबिंब मिल रहा है, और दर्पण के तरफ ही इसका प्रतिबिंब है तो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो वही लिखा गया उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब। तो जब भी फोकस और वक्रता केंद्र में वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब उसका अनंत में और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी, और वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक और उल्टा होती है। तो ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवा है, अगर हम फोकस पर रखते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम फोकस पर किसी भी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमको इनफाइनाइट पे मिलता है। देखो पांचवा है पे कि जब भी हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो इनसे जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इनफाइनाइट। देखो एक किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर आती है और उसी माध्यम में चली जाती है, और दूसरी किरण इस प्रकाश से आती है, दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होते हुए गुजर जाती है। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहीं पर मिलती नहीं है, ये अनंत रूप से क्या होती है, चलती चली जाती हैं। तो इनका जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पे बनता है। तो जब भी वस्तु फोकस पे रखी होगी तो प्रतिबिंब उसका अनंत पर बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक। तो ये हो गया हमारा पांचवा। और छठवां कहता है कि ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी जब आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ा रहा था तो वहां पे इस फिगर को मैंने बता के आपको समझाया था, और यहाँ पे बना भी दिया गया है। देखो एक अवतल दर्पण है यम डैश। अब इस ध्रुव के और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो यह इनफाइनाइट होता है,
इसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, यानी वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को पीछे की ओर और फोकस से ऊपर जाने वाली रेखा को पीछे की ओर मिलाते हैं, तो दर्पण के पीछे कहीं किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, जो इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बनाता है दर्पण के पीछे। और अगर इसके आकार की बात की जाएगी तो वस्तु की अपेक्षा इसका प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा होता है। और अगर इसके प्रकृति की बात की जाएगी, देखो जिधर वस्तु है ऊपर उधर क्या है, प्रतिबिंब भी है, तो यानी वस्तु के सापेक्ष सीधा तथा आभासी। आभासी क्यों, देखो अब दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए कैसा बनेगा ये, आभासी। और बाकी सारे हमारे कैसे थे, वास्तविक और उल्टा थे। और यहाँ पे हमारा क्या है, सीधा और आभासी है। तो ये हो गया हमारे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। अब हम इसके बाद से चर्चा करेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना 2 पॉइंट है, उसमें ज्यादा बड़ा नहीं है। इसको आप लोग मेन फोकस पे रखिएगा, इसको कंपलसरी है, इसको एकदम दिमाग पे रखिएगा, कहीं भूलना नहीं चाहिए। रे डायग्राम भी बन गया है, हमने सारणी भी बना दिया, समझा भी दिया है कि एक चीज कैसे कैसे हुआ है। अब इस चीज को आप लोग जब भी अपने कॉलेज में आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा तो उस समय आप लोग इस चीज को प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो जो जो निष्कर्ष इसमें निकला है सारे निष्कर्ष आपको सत्य पाए जाएंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद से हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा कर लेंगे। इस नए टॉपिक को आप लोग क्लियर कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। कहीं से किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट करके पूछिए, आपका जवाब दिया जाएगा। और एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से है कि आप लोग परेशान मत होइएगा, आराम से धीरे धीरे चलने दीजिए, कोर्स आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। और कोर्स कंप्लीट के साथ साथ आप लोगों को चैप्टर का न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा और बोर्ड में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उन न्यूमेरिकल को भी कलेक्ट करके आप लोगों को एक एक चीज प्रिपरेशन करवाया जाएगा। आप लोग बस घर पे रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, बाकी हम लोग सारी मदद आपका बेखौफ तौर से किया जाएगा, यानी अपना जो भी है हम आपको देंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। बस आप लोग घर पे बैठ के अध्ययन करिए। और अगर मेरी वीडियो और मेरे PDF के नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और जहां तक हो सके उसको शेयर भी करिए। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको भी आप प्रेस करिए, जिससे आपको जो भी वीडियो बना के अपलोड किया जाए वह आप लोगों को तुरंत मिलता रहे, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन उसका मिलता रहे। तो इतना कार्य आप लोग करिए और उसके बाद से बाकी कार्य हम लोग कर ही रहे हैं और मन से आप लोग पढ़िए। एंड थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स टू वेरी मच टू सपोर्ट मी ऑन द एजुकेशन लाइन। Thank you so much. Goodbye. Good day. Have a nice day.